Hello guys, welcome to Avinash Polity Insights. तो दिस लेक्चर नंबर इज 11. सो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1919 कवर करने वाले हैं, जिसको मोंटोको चेल्सफॉर्म रिफॉर्म भी कहते हैं. तो ये लेक्चर में हम एक्चुअली कवर क्या क्या करने वाले हैं. तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव चेंजेस जो जो हुए वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में, जैसे डायकी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था जिसमें रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स आए थे, वो कवर करेंगे. लेजिस्लेटिव चेंजेस में जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में क्या क्या चेंजेस आए थे वो होगा. अदर चेंजेस देखेंगे और एक्ट का सिग्निफिकेंस देखेंगे. उसी के साथ वी विल लुक इनटू द कंसेप्ट्स एंड टर्म्स लाइक हाई कमिश्नर फॉर इंडिया. We will explain it simply. So, who is High Commissioner? Why was this post created? Key functions and significance of it. फिर डायकी देखेंगे कि उसको भी सिंप्लीफाई एक्सप्लेन किया हुआ है. सो व्हाट इज डायकी इन दिस रिजर्व्ड एंड वर्स इन दिस रिजर्व्ड वर्सेस ट्रांसफर सब्जेक्ट्स. उसके की फीचर्स देखेंगे और इम्पोर्टेंट क्यों था ये भी देखेंगे. फिर बाई कैमरल एंड यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर की डिफरेंसेस उसमें देखेंगे. लोअर हाउस वर्सेस अपर हाउस देखेंगे. डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शंस के डिफरेंसेस वगैरह देखेंगे. उसके डिलिबरेटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस की मीनिंग विद एग्जांपल्स उसका देखेंगे. लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशियरी मीनिंग विद एग्जांपल्स हम देखेंगे. सो व्हाट इज कैमरल मीन. सो ये काफ़ी फन फैक्ट है. ये लेक्चर से आप स्टिक रहो. इट्स लाइक इट्स वेरी फन एक्चुअली टू रीड दिस. फिर उसी टाइम पे दुनिया में क्या चल रहा था. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बीच. तो प्रीवियसली पीवाईक्यूज देखेंगे हम यूपीएससी के एमसीक्यूज ये एक्ट के बेस पे. So let's begin. So before begin, I have a Telegram channel also, Avinash Polity Insights, AVINAASHPOLTYINSIGSTS. वहाँ पे मैं लेक्चर्स अपडेट करते रहता हूँ. पोल्स बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं एंड वो अपडेट करते रहता हूँ. सो जस्ट कम जॉइन दिस चैनल एज वेल. एंड उसी में मैं पीडीएफ भी शेयर करता हूँ लेक्चर, ये जो लेक्चर्स के हैं. सो लेट्स बिगिन. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, also called Montego-Chelmsford Reform. So at that time monarch was King George V. 1910 से लेके 1936 तक थे. प्राइम मिनिस्टर तभी डेविड लॉयड जॉर्ज थे. 1916 से लेके 1922 तक. पार्टी लिबरल पार्टी थी, सो कोलिशन बेस्ड था ये. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन सैमुअल मोंटेगो, दैट्स व्हाई मोंटेगो नाम है. 1917 से लेके 1922. एंड वॉइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड चेल्मस्फोर्ड, दैट्स व्हाई द मोंटेगो-चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स. 1916 से लेके 1921 तक. So basically we have already understood the Indian Council and the Government of India Act के बीच में डिफरेंस क्या होता है. एक काउंसिल एक होता है बिगनिंग स्टेप्स वाला काम करता है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वाला काम करता है. ठीक है. सो आपने अगर वो नहीं देखा रहेगा लेक्चर्स में, सो आई वुड सजेस्ट गो वॉच द अर्लियर लेक्चर्स ऑल्सो वेयर आई हैव कवर्ड दिस. सो लेट्स बिगिन. सो एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस देखते हैं. सो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 आउट ऑफ 6 मेंबर्स टू बी इंडियंस. 6 में से 3 इंडियंस रहेंगे. प्रोविजनल गवर्नमेंट्स में इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्टरी आया. सो गवर्नर हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव एट प्रोविजनल लेवल हुआ. 2 कैटेगरीज ऑफ सब्जेक्ट आए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिसमें एक रिजर्व सब्जेक्ट्स आए, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स आए. सो रिजर्व सब्जेक्ट्स में क्या था. एक तो एडमिनिस्टर किससे किया, कौन करेंगे, गवर्नर प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स करेंगे. नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर रहेगा. नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. गवर्नर जनरल एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कुड इंटरफेयर. दे कुड इंटरफेयर. गवर्नर जनरल, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. एग्जाम्पल जैसे लॉ एंड ऑर्डर, लैंड रेवेन्यू, फाइनेंस, इरिगेशन, ऐसे चीजें. सो बहुत इंपॉर्टेंट जो क्रूशियल सब्जेक्ट थे वो रिजर्व सब्जेक्ट्स में थे. रिजर्व सब्जेक्ट्स में क्रूशियल सब्जेक्ट्स थे. ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में क्या थे, एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर प्लस मिनिस्टर. रिजर्व में क्या था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल गवर्नर के साथ रहेगा. इधर ट्रांसफर सब्जेक्ट में क्या रहेगा, गवर्नर प्लस मिनिस्टर्स. मिनिस्टर्स सेलेक्टेड फ्रॉम अमंग द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर. मिनिस्टर्स selected from among elected members of legislature. If you understand very carefully, read it. Okay. Responsible to the legislature. They were responsible to the legislature. The transfer subject based. Governor General and Secretary of State could not interfere. They could not interfere. Reserve में they could interfere. Why? Because crucial subjects था. ये social based subjects है. तो एग्जाम्पल जैसे एजुकेशन था, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक वर्क, एक्साइज,
ये अभी लोकल गवर्नमेंट पीपल ओपन से इजंट दैट अ क्रूशियल सब्जेक्ट? लोकल गवर्नमेंट का पर्पस क्या था? डिसेंट्रलाइजेशन वाज द पर्पस, राइट? इसलिए वो सोशल सब्जेक्ट्स में आता है। तो लेजिस्लेटिव चेंजेस देखते हैं क्या क्या हुआ था। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोविजन लेजिस्लेचर एंड अदर चेंजेस एंड अगेन सिग्निफिकेंस हम देखेंगे। सो लेजिस्लेटिव चेंजेस में सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या आया था? बाय कैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस। व्हाट इज बाय कैमरल लेजिस्लेचर? ये सीरियसली कवर किया विद द फन फैक्ट्स एंड ऑल। सो आई वुड सजेस्ट कि लाइक स्टिक टू दिस लेक्चर, पूरा लेक्चर देखो, सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज बाय कैमरल एंड यूमी कैमरल एंड कैमरल कहाँ से आया हुआ है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। सो सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय कैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस्ड हुआ, जैसे काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको अपर हाउस कहा जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली जिधर लोअर हाउस कहा जाता है। देखो एक चीज ध्यान रखना, जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट आया, वर्ल्ड काउंसिल आया, ठीक है, असेंबली जैसे आया, असेंबल होना, इसी में काफी कुछ आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो पढ़ते पढ़ते ना डॉट्स कनेक्ट किया करो। तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस हुआ जिसमें काउंसिल ऑफ स्टेट्स अपर हाउस बोला गया, लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस बोला गया, मेजोरिटी इन बोथ हाउसेज चूजन वाया डायरेक्ट इलेक्शन, मेजोरिटी इन बोथ हाउसेज चूजन वाया डायरेक्ट इलेक्शन। प्रोविजनल लेजिस्लेचर में क्या हुआ? एक्सपांडेड असेंबली, जो असेंबलीज थे उसको एक्सपांड किया गया, अबाउट 70% इलेक्टेड मेंबर्स। तो क्लियर डिवीजन हुआ पावर्स में। तो रिजर्व लिस्ट क्या है? हैंडल्ड बाय एग्जीक्यूटिव्स। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड कि एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर ये सब क्या होता है, प्लीज रेफर द लेक्चर आल्सो। सो क्लियर डिवीजन ऑफ पावर्स थ्रू रिजर्व लिस्ट which was handled by executives, whereas the transferred list is handled by ministers. So other changes here for the first time, mark this, provincial budget separated from central budget. पहले सेंट्रल में ही प्रोविजनल होता था, अभी प्रोविजनल बजट को अलग कर दिया गया सेंट्रल बजट से। सो प्रोविजनल लेजिस्लेचर कुड नाउ enact their own budgets. Now the provisional legislature could now enact their own budgets. अभी जो कम्युनल इलेक्टोरेट्स थे उसको एक्सटेंड किया गया। हमने लास्ट लेक्चर में देखा 1909 में कि कम्युनल इलेक्टोरेट है मॉन्टेगो, सॉरी मॉलेमेंटो में, उसको अभी और बढ़ा दिया। ये तो अलग हो गया ना भाई, तो फिर और बढ़ा दिया है, सिक्स को, इंडियन क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को एंड यूरोपियंस के तरफ भी एक्सपांड कर दिया गया। ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया एस्टेब्लिश्ड इन लंदन। सो व्हाट इज हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, हम जरूर कवर करेंगे क्या होता है। सो ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया एस्टेब्लिश्ड इन लंदन। सो प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग अप पब्लिक सर्विस कमीशन, जो 1926 में हुआ, the forerunner of UPSC right now. So provided the setting up of Public Service Commission 1926. Usually student aspirants confuse हो जाते हैं, so the correct answer is 1919. So 1926 में आया। तो सिग्निफिकेंस क्या था? इंट्रोड्यूस डायकी एट द प्रोविजनल लेवल, तो ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस आया, डायआर्की, डाय इज ड्यूअल, ओके। सो इंट्रोड्यूस डायआर्की एट द प्रोविजनल लेवल, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। Initiated decentralization by empowering provinces. See, we have literally covered what decentralization and centralization mean. So ये जब the moment if you went through that lecture and now you are reading this line, it becomes very, like it says, empowering. So initiated decentralization by empowering provinces, paved the way for greater Indian participation in governance, but kept control over the key areas. kept control over the key areas. So greater Indian participation तो हुआ गवर्नेंस में, बट कंट्रोल रखा ना की एरियाज पे, जैसे क्रूशियल सब्जेक्ट्स हमने देखे, जैसे क्रूशियल थे वो चीज पे तो कंट्रोल उनका ही रहा। सो लेट्स कम विद द concepts and terms. So High Commissioner for India, okay, explained simply. So High Commissioner for India was a diplomatic and administrative post created by the Government of India Act 1919. So who was the High Commissioner? He was like India's official representative in London, similar to how an ambassador represents one country in another. जो ambassador है वही है। So why was this post created? Before 1919, what was happening at that time? Let's understand. Before 1919, the Secretary of State for India and his India office in London directly handled all affairs of India in Britain, right? जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के विद इंडियन ऑफिस जो लंदन में, जो डायरेक्टली हैंडल कर रहे थे इंडियन अफेयर्स।
ब्रिटेन में, ठीक है। बट इंडियन गवर्नेंस स्टार्टेड इवॉल्विंग, इंडियन गवर्नेंस इवॉल्व होना चालू किया था, स्पेशली जब इंडियन पार्टिसिपेशन एडमिनिस्ट्रेशन में आने लग गए आफ्टर 1919 रिफॉर्म्स। तो एक सेपरेट डिप्लोमेटिक लीग वॉज नीडेड। ओके, सो एक सेपरेट डिप्लोमेटिक लगेगा ना, इंडियन आ रहे हैं, दोनों बाजू रखना है, क्योंकि अगर इवॉल्व हो रहा है तो समय के साथ हमें समझना चाहिए कि क्या क्या जरूरत है, क्या क्या है। सो रिप्रेजेंट इंडिया इंटरेस्ट इन द यूके एंड अब्रॉड, हैंडल ट्रेड, कम्युनिकेशन, कॉन्ट्रैक्ट एंड पब्लिक रिलेशंस फॉर इंडिया। See, nowadays people think a PR is a big thing. It always been a big thing. History से ही देखते आ रहे हैं हम. So handle trade, communication, contracts and public relations for India. Lies with the British government and international body. Lies जैसे मीटिंग करना, ये करना, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट वे होता है ये एडमिनिस्ट्रेशन में, ब्यूरोक्रेसी में वगैरह, कि लाइज कैसे, लाइजनिंग इट्स नॉट समथिंग अ जोक। सो लाइज विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल बॉडी, बहुत चैनलाइज करके होता है, बहुत अच्छा दिमाग वाला पर्सन ही कर लगता है। सो रिप्रेजेंट इंडियन इंटरेस्ट इन द यूके एंड अब्रॉड, हैंडल ट्रेड, कम्युनिकेशन, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पब्लिक रिलेशन फॉर इंडिया, लाइज विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल बॉडी। तो की फंक्शन क्या था, तो रिप्रेजेंट इंडिया इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड फॉरेन अफेयर्स, मैनेज इंडियाज कमर्शियल इंटरेस्ट लाइक शिपिंग एंड ट्रेड डील्स, हैंडल वीजास, हैंडल visas, passports, and student issues for Indian in Britain, acted as the link between Indian government and British administration. So significance, mark the beginning of India's separate diplomatic identity. Mark the beginning of India's separate diplomatic identity, even though it was still under British. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई हाई कमिश्नर स्पेशली जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज के लिए ये सब कर रहे हैं, तो 1919 और उसके बाद का चीज़ें काफ़ी उनके लिए क्रूशियल हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है उनके लिए कि ओके हाई कमिश्नर आया, ये वो, अभी क्या। तो काफ़ी स्पीकर्स उनके सामने आने लगते हैं, काफ़ी कुछ, तो उनको अलग से रीड करना चाहिए ये सब चीज़ें। सो मार्क द बिगिनिंग ऑफ इंडिया सेपरेट डिप्लोमेटिक आइडेंटिटी इवन दो इट वॉज स्टिल अंडर द ब्रिटिश रूल। So let the groundwork for independent India's diplomatic service. That's right. So let the groundwork for independent India's diplomatic service. So that's why 1919 काफी important हो जाता है हमारे लिए। So डायर की अलग अलग नाम स्पेल होता है इसका। So let's explain it. डायर की explain simply गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 की बात कर रहे हैं हम। So what is डायर की? See, understand one thing. This ain't an English lecture, but let's understand not only English, it actually goes to all languages. There is a term called prefix and suffix. Fix उसके पहले उसके बाद, ठीक है। सो डायरकी, सो वो आगे जाके हम ना यूनिकैमरल बाइकैमरल हम ये सब देखेंगे कि कितना फन होता है ये सब पढ़ने के लिए। सो डायरकी, तो डाय का मतलब हमेशा होता है DY इज ड्यूअल एंड आरकी इज रिलेटेड टू द ऑथोरिटी। सो डायरेक्टली से ड्यूअल ऑथोरिटी की कुछ बात चलती है। कभी कभी ना MCQs आजकल ऐसा देखा जाता है कि काफी समय से मैं नोटिस कर रहा है यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मच यू आर गुड इन योर लैंग्वेज, जो भी आप लैंग्वेज चूज कर रहे हो, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, जो भी लैंग्वेज यूपीएससी देता है ऑप्शंस में, आप चूज कर, दे एक्चुअली लाइक टू सी कि हाउ मच गुड यू आर इनटू योर लैंग्वेज। तो काफी MCQs ना, सिर्फ भले आपको कंसेप्ट नहीं पता है, भले आपने कभी पढ़ा भी नहीं रहेगा ये चीज, बट यार ना वर्ड पढ़ के समझ में आ जाता है कि हाँ ऑप्शंस एलिमेंट हो गए। ये प्रीलिम्स की ब्यूटी है। बाकी मेंस में तो यार जब तक आपका लैंग्वेज में कमांड नहीं, सो मेंस तो फिर एक ड्रीम बन जाता है। सो फोकस ऑन द लैंग्वेज में पहले भी कहा हूँ इसे। तो व्हाट इज डायरकी? तो डायरकी मीन्स ड्यूअल रूल आरकी, right? So dual rule, two sets of authorities managing different subjects in the same provisional government. तो two sets of authorities है जो मैनेज कर रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स को सेम प्रोविजनल गवर्नमेंट में, ठीक है। इट वाज इंट्रोड्यूस इन द प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 मोंटेगू चेसबॉर्न रिफॉर्म्स जो है। तो जब ये मोंटेगू चेसबॉर्न रिफॉर्म्स आ जाता है ना, तो डायर की आ जाना चाहिए कुछ ऐसे टर्म्स है ना जो बस हाईलाइट हो गया, आपको एक बार समझ आ गया, नाउ यू नो इट। सो स्ट्रक्चर ऑफ डायर की, तो फिर से हम शॉर्ट में इसको कवर करते हैं। सब्जेक्ट ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, रिजर्व, ट्रांसफर्ड। रिजर्व हमें ऑलरेडी पढ़ा था, जो क्रूशियल सब्जेक्ट है उनके पास था। ट्रांसफर्ड जो सोशल सब्जेक्ट है। हैंडल बाय गवर्नर प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे। अकाउंटेबिलिटी नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द इलेक्टेड लेजिस्लेचर। एग्जाम्पल जैसे लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, फाइनेंस, रेवेन्यू एंड इरिगेशन।
whereas transfer subjects handled by Indian minister chosen from elected members. Accountability responsible to the elected legislature. Examples of subjects like education, public health, local government, agriculture. While local government we already covered, so local government and agriculture. So key features of directly देखते हैं. So governor was head of province and controlled both wings. Reserve subject में जैसे British officials made all decisions, no say from elected Indians. Transfer subjects में ये था कि Indian minister had some power but under supervision of the governor. So the governor could override decisions of Indian ministers at any time. Okay, so governor के पास overriding decisions थे. So भाई important क्यों है? Why is it important? The first major experiment of power sharing. See, power is that subject, that concept. It's pure into the political science, and now there is literally a different chapter for the power. What exactly the power is? Okay, so जब कभी भी पावर शेयरिंग हो जाता है ना, तो चीजें एक्सपेरिमेंट की तरफ चला जाती है, ट्रायल एरर की तरफ जाती है, मेजर्स होते हैं चीजों के. सो ये बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा स्टेप होता है सब करने के लिए. सो फर्स्ट मेजर एक्सपेरिमेंट ऑफ पावर शेयरिंग बिटवीन British officials and Indians at the provisional level. Indians got limited experience in administration. So exactly क्या हुआ? Failed in practice. क्यों? Because real powers remained with the governor. रियल पावर जो था, जैसे ओवरराइडिंग पावर था, वो तो गवर्नर के पास ही था. तो इस पेड प्रैक्टिस में ही होता है. सो इंडियन मिनिस्टर हैड नो कंट्रोल ओवर क्रूशियल एरियाज लाइक पुलिस एंड फाइनेंस. उनको ट्रांसपोर्ट था, सोशल बेस था, क्रूशियल सब्जेक्ट्स तो उनके पास ही था. So now let's come to another is the bicameral versus unicameral. Oh, this is such a beautiful, like I said, prefix of इसके साथ खेल लेता है. ठीक है. So bicameral versus unicameral legislature क्या था? Bicameral and unicameral का meaning है. First of all, let's understand what is bi means. Bi दो, uni means one. जैसे uniform, uni और form मिलके एक word हो गया. So uni means what? One and form is you know. तो फॉर्म इज दैट द फॉर्म. सो दैट्स वाई यूनिफॉर्म हमें एक जैसे दिखते हैं, वहां पे बाय फॉर्म वगैरह नहीं होता. तो यूनिफॉर्म एंड बाय कैमरल. ये कैमरल क्या है हम डेफिनेटली कवर करेंगे. सो बाय कैमरल एंड यूनिकैमरल. सो बाय कैमरल में का मीनिंग क्या है? लेजिस्लेचर विथ टू हाउसेस. बाय मीन्स टू, राइट? सो लेजिस्लेचर विथ टू हाउसेस. यूनिकैमरल में लेजिस्लेचर विथ वन हाउस. यूनि वन. सो एग्जाम्पल जैसे देखेंगे इंडियन पार्लियामेंट में, जैसे राज्यसभा एंड लोकसभा हो गया, दैट इज बाइकैमरल लेजिस्लेचर. यूनिकैमरल जैसे पंजाब, हरियाणा, ओनली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. कुछ काफी स्टेट्स है ना जिधर सिर्फ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर चलता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही हाउस है. पर्पस क्या होता है बाइकैमरल का? सो इंश्योर्स मोर डेलिब्रेशन, चेक्स एंड बैलेंसेस. वेयरएज यूनिकैमरल में सिंपलर होता है एंड फास्टर लॉ मेकिंग होता है. बाइकैमरल का हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन अगर देखा जाए तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया अंडर द गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1990. Okay, understood. This is the clear bicameral versus unicameral legislature. So upper house versus lower house एक पकड़ते हैं, हम जरूर आएंगे bicameral and इसमें. So upper house versus lower or upper house also known as Rajya Sabha and Central Legislative Council, state council. Okay, always remember council assembly के बीच में डिफरेंस आपको होना चाहिए. upper lower house में लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं. I know, स्पेशली जो नए हैं वो. Lower house also known as the Lok Sabha and the Central Legislative Assembly in state. So upper house का नेचर क्या होता है? परमानेंट बॉडी होगा, नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन. ठीक है, दैट्स व्हाई हम अपर हाउस बोलते हैं. वेयरएज लोअर हाउस का नेचर होता है इलेक्टेड फॉर अ फिक्स टर्म लाइक 5 years. अपर हाउस का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? स्टेट्स या टेरिटरीज और स्पेशल इंटरेस्ट जो होते हैं उनका ये वाला रिप्रेजेंटेशन है. लोअर हाउस का रिप्रेजेंटेशन होता है पीपल, पॉपुलेशन बेस्ड होता है वो चीज. अपर हाउस का पावर क्या होता है? लिमिटेड होता है, मोस्टली रिव्यूइंग लेजिस्लेचर आता है. वेयरएज लोअर हाउस का पावर क्या होता है? ग्रेटर होता है, फाइनेंशियल लेजिस्लेटिव अथॉरिटी उनके पास होता है. डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट इलेक्शन है, बस इंट्रोड्यूस हो जाते हैं कि डायरेक्ट इलेक्शन में तो वोटर्स वोट डायरेक्टली फॉर कैंडिडेट्स. इनडायरेक्ट इलेक्शन में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वोट टू इलेक्ट. जो ऑलरेडी इलेक्टेड है वो लोग आगे इलेक्ट करते हैं. जैसे कि लोकसभा में लाइक डायरेक्ट इलेक्शन का एग्जांपल है लोकसभा, स्टेट असेंबली हमें पता है. इनडायरेक्ट इलेक्शन का एग्जांपल है राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हमने जिन्हें इलेक्ट किया अभी वो आगे बढ़ के इलेक्ट कर. सो डेलिबरेटिव वर्सेस लेजिस्लेटिव फंक्शन. डेलिबरेटिव हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है. प्लीज गो वॉच अर्लियर वीडियोस ऑल्सो.
क्योंकि धीरे धीरे कंसेप्ट बढ़ते जा रहे हैं ना हम, तो काफी कुछ कंसेप्ट हमने बिल्ड कर चुके हैं। तो डिलिबरेटिव वर्सेस लेजिस्लेटिव फंक्शंस में है, डिलिबरेटिव मतलब क्या, डिस्कशन, डिबेट, एक्सप्रेसिंग व्यू। अब याद है हमने स्कूल स्टूडेंट्स का लिया था कि डिलिबरेटिव, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड डिलिबरेटिव के बीच में हमने डिफरेंस समझे थे चीज़ों का, कि इन दी एंड मतलब स्टूडेंट है जो डिस्कस कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, सजेस्ट भी कर सकते हैं, बट डिसीजन मेकिंग उनके पास पावर नहीं है। तो स्टूडेंट्स को हम डिलिबरेटिव पावर बोल देते हैं। सो लाइक दैट इज व्हाट डिलिबरेटिव पावर इज। सो डिलिबरेटिव का मीनिंग हो गया डिस्कशन, डिबेट, एक्सप्रेसिंग व्यूज। लेजिस्लेटिव का हो गया मेकिंग एंड पासिंग लॉ। डिलिबरेटिव का एग्जांपल जैसे आस्किंग क्वेश्चन, रेजिंग मोशंस, वेयरएज डिलिबरेटिव का पासिंग बिल्स एंड अमेंडमेंट्स। सॉरी, लेजिस्लेटिव का पासिंग बिल्स एंड अमेंडमेंट्स। So now the most interesting thing, like I am very excited to share with you guys this. So what does cameral mean? So the word cameral comes from the Latin word camera, which means chambers or room. So in the context of government, unicameral is one chamber, that is uni equals one, and bicameral equal two chamber, that is bi equals two. Now अगर आप अच्छे से ये चीज को फोकस करोगे ना, so they are talking about chambers and room. हिंदी में हम क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पे लैंग्वेज के क्या बोलते हैं, हम कमरा बोलते हैं। सो कैमरल इज एक्चुअली अ कमरा। सो कमरा मतलब रूम, ठीक है। सो यूनि मीन्स एक एक कमरा, बाय कैमरल मीन्स दो कमरा, उसको ऐसा है। सो एक्चुअली लैंग्वेज की ब्यूटी यही है कि घूम घूम के आ जाता है, ठीक है। सो द वर्ड कैमरल इज लैटिन वर्ड कैमरा से आ रहा है, बट बेसिकली इट इज द कमरा। ओके, सो इन पॉलिटी द कैमरल इज नॉट commonly used alone, ठीक है। so it is always a part of compound words like bicameral legislature, there's a parliament with two houses like Lok Sabha and Rajya Sabha. Unicameral legislature, only one house like state assembly in states like Punjab, Kerala. Okay, so quick memory tip है, cameral is chamber, house of legislature. So bicameral is two houses and unicameral is one house, कमरा। इसी हो गया। आप इंडियन पॉलिटी में कोई भी आप अच्छा बुक उठा के पढ़ते हो ना, सो बाय कैमरल में ना लोग करते हैं कैमरल, कैमरल क्या है। तो कैमरल, कैमरल कुछ नहीं, कैमरल मीन्स कमरा, कैमेरा कमरा, लैटिन वर्ड में कैमेरा आया, हमारे यहाँ पे कमरा है। सो कंटेम्पररी वर्ल्ड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बीच में क्या क्या हुआ था। तो 1920 में लीग ऑफ नेशंस फॉर्म हुआ था, जहाँ पे सेल्फ डिटर्मिनेशन becomes global discourse। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन चालू होता बिगिन, तो सीवर ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ इंक्लूडिंग इंडिया। 1933 में हिटलर कम्स टू पावर इन जर्मनी, फासिज्म ऑफ द राइज। एंड 1935 में नरमबर्ग लॉज आया, जिसमें स्टार्ट ऑफ जूइश persecution in Germany. You just go have any search engines, read about it, just introduce yourself in detail, it's your wish. So this is what happened. Now we will just come into some PYQs. It's beautiful PYQs been asked. ठीक है। So in the context of Indian history, the principle of diarchy refers to 2019 में ये सवाल पूछा गया था ना, बिलीव एक से ज्यादा बार पूछा गया था। सो हमने क्या समझा, व्हाट इज डायरकी, डायआर्की, डाई इज टॉक अबाउट ड्यूअल, आर्की ऑथोरिटी रूल। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ड्यूअल को कुछ बात हो रही है। सो ऑप्शंस में क्या हुआ, डिवीजन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू टू हाउसेस। जो पढ़ा उससे तो कुछ क्लोज है। इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। देखो ड्यूअल डबल में डिफरेंस है, जो लोग इसको डिफरेंस समझ पाए तो अच्छी बात है। हैविंग टू सेट्स ऑफ रूलर्स, one in London and another in Delhi. Division of subjects delegated to the provinces into two categories. Let's frame it with as a language. What we said, die is dual, arti is rule and authority. So, okay, so rule and authority is coming from. It is coming from exactly. It is coming from the subjects only. The rules इसमें से आएगा। So division of central legislature into two houses, central legislature into two houses, तो division of, तो ये क्या हो गया, division हो गया, talking about bicameral here, of the central legislature into two houses। bicameral की बात हो रही है, ये नेगेट हो गया। तो इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट, देखो डबल गवर्नमेंट की तो डायर की बात ही नहीं करता, ये भी नेगेट हो गया। हैविंग टू सेट्स ऑफ रूलर्स, वन इन लंदन एंड अनदर इन दिल्ली, नहीं ये भी बात नहीं करता, रूलर्स की बात चल रही है यहाँ पे।
ठीक है, तो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरीज, दिस इज अ बिकम दिस बिकम्स ऑटोमेटिकली परफेक्ट आंसर इफ यू एबल टू अंडरस्टैंड, इफ यू एबल टू डिफरेंशिएट व्हाट इट मींस। ठीक है, सो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज व्हाट डायरकी। ठीक है, सो I believe you understand कि why I'm most of the time emphasize on the concepts and terms because yes UPSC वर्ड प्ले करता है। अभी देखोगे ना, डायरकी का बात कर, डायका का डुअल आ रहे, डुअल दो दो की कुछ बात कर रही, ऑप्शन देखो सिमिलर कर दिए ना, डिवीजन आया, डबल गवर्नमेंट आया, टू सेट्स आया, डिवीजन आया, तो यार ये तो दो दो की बात कर रहा है, वो तो चार पांच स्टेप अहेड ही है ना यार जो भी पेपर बना रहा है। तो हमें बस यार अंडरस्टैंडिंग रखनी, इजीली सॉल्व होता है, मतलब पर्सन जिसने ना पढ़ा भी नहीं रहेगा बट वर्ड्स के बीच में डिफर्स कर पा रहा है ना, वो ऑटोमेटिकली आगे डी पे क्लिक कर, डी पे मार्क कर देगा। सो दिस इज अ वेरी फैक्चुअल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन एक्चुअली, द सेकंड वन आस्क्ड इन 2015, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्लियरली डिफाइंड the separation of power between the judiciary and legislature, B, the jurisdiction of central and provincial government, C, the power of Secretary of State for India and Viceroy, D, none of the above. देखो jurisdiction हमने already cover कर चुके हैं, what jurisdiction, okay, so basically the answer is B, the jurisdiction of the central and provisional government. jurisdiction की बात कर रही थी ना कि हाँ इधर तक तेरा है, इधर तक मेरा है, ये सब भी तेरा है मेरा है, तो jurisdiction की बात की। Which of the following is or are the principal features of Government of India Act 1990? ये भी 2015 में पूछा गया था। ठीक है, तो ऑप्शंस हम देखेंगे क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए, तो इंट्रोडक्शन ऑफ डायकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस, introduction of separate communal electorates for Muslims, devolution of legislative authority by the center to the provinces। देखो ऑप्शन जैसे ए बी सी डी दिया है, 1 ओनली, 2 एंड 3, 1 एंड 3, 1 2 एंड 3, ये जो दिया है। सो इफ यू रिमेम्बर 1919 में तो कम्युनल इलेक्टोरेट्स को तो एक्सपांड किया गया था, तो 2 तो ऑटो मोड पे गायब हो गया, कम्युनल इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, तो ये तो 2 पे तो गायब हो गया, तो आंसर बी एंड डी तो गायब हो गया। 1 बाय डिफॉल्ट आगे चिपक गया। ठीक है, इंट्रोडक्शन इन एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस, तो आगे तो वो तो चिपक ही गया। तो हमें देखना है कि 3 सही है क्या, तो डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय सेंटर टू द प्रोविंसेस, एग्जैक्टली ना, डिवॉल्व हुआ था ना ये सब, डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस। फॉर द फर्स्ट टाइम यू रिमेंबर आई हैव सेड कि मार्क किया करो ये सब लाइंस, फर्स्ट टाइम यू रिमेंबर, फॉर द फर्स्ट टाइम, लेट मी सी इफ आई गेट इट इमीडिएटली। For the first time, provisional budget separated from the central budget, provincial legislature could now enact their own budget. Okay. Now coming here, so devolution of legislative authority by the center to the provinces. That's what it is talking about. So see, so beautiful. So the 2022 में पूछा गया था, Government of India Act 1919. The functions of provisional government were divided into reserved and transferred subjects. We already know what reserved and transferred subject is. Reserved is जो crucial थे, transferred is जो social थे। So which of the following were treated as a reserved subject? Now you know कि reserved and transferred पर भले इतना सा समझ लिए, ये आंसर आपका क्लिक हो जाएगा यार, आपके दिमाग में ऐसा टक से, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लैंड रेवेन्यू, पुलिस। नाउ सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, A 1 2 3, B 2 3 4, C 1 3 4, D 1 2 and 4। ठीक है, 2022 में पूछा गया था। We know reserved and transfer subject क्या है। So let's come to this। So asking about the reserved subjects, मतलब जो crucial है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस क्रूशल है? यस। तो क्योंकि सब कुछ डिसाइड होता है भाई, क्रूशल है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो। सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस 1 तो कंफर्म हो गया। सो 1 ऑप्शन में देखेंगे तो बी गायब हो जाता है, राइट। Now coming back to the local self government, so let's see administration general local self government में possibly सबको काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं टू बी ऑनेस्ट, बट वो सोशल सब्जेक्ट्स में आता है। लैंड रेवेन्यू एंड पुलिस, पुलिस तो क्रूशियल है ना भाई, पुलिस तो हमने भी पढ़ा है, बहुत डायरेक्ट पढ़ा है उल्टा तो हमें। तो 1 and 4 तो कंफर्म है, तो भी 1 and 4 कंफर्म है। तो 1 and 4 किस किस में दिख रहा है? सी और डी में दिख रहा है, बाकी ए एंड बी तो गए, सी एंड बी में दिख रहा है। तो अभी हम
कंफ्यूज है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और लैंड रेवेन्यू में। लैंड रेवेन्यू में तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और सोशल है तो टू भी उड़ गया, तो डी जाता है, सी बचता है। चलो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और लैंड रेवेन्यू में भी हम कहते तो लैंड रेवेन्यू इटसेल्फ काफी क्रूशियल सब्जेक्ट है। अगर गहराई से सोचा जाए तो जहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट होता है, जहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो तो क्रूशियल ही रहेगा ना। सोशल नहीं ना, मैं दे नहीं रहा हूँ ना, मेरे जेब में से जा नहीं रहा है, मेरे जेब में आ रहा है, तो मेरे लिए तो काफी इंपॉर्टेंट हो गया ना, वो तो क्रूशियल हो गया ना। सो फिर लैंड रेवेन्यू इटसेल्फ क्रूशियल नहीं हो गया सब्जेक्ट। सो फिर आंसर क्या हो जाएगा, सी 1, 3 एंड 4। बस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी नहीं, बट एलिमिनेशन में आपका क्लियर हो जाएगा ये। तो ये ऐसा सोचा जाता है जब हम पेपर अटेम्प्ट करते हैं। ऊपर से वर्ड पे एक बार आपके कुछ टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना यार, बहुत ब्यूटीफुली आप मतलब एंजॉय करोगे पेपर अटेम्प्ट, आप डरोगे नहीं। सो वांट टू गो चेस फॉर्म प्रपोजल्स वर रिलेटेड टू, ये तो काफी, चलो ये एक अच्छा एक सवाल है। जैसे मैंने अर्लियर लेक्चर्स में कवर किया था कि काउंसिल्स एक्ट वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल्स एक्ट वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि पॉसिबली आपने मोंटू को चेस फॉर्म प्रपोजल नहीं पढ़ा रहेगा, बट कहीं ना कहीं क्लिक हो जाएगा यार ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के रिलेटेड है। तो मोंटेगो चेस फॉर्म प्रपोजल किस रिलेटेड था, ए क्या बोल रहा है सोशल रिफॉर्म्स रिलेटेड था क्या, बी बोल रहा है एजुकेशनल रिफॉर्म्स रिलेटेड था क्या, सी क्या बोल रहा है रिफॉर्म्स इन पुलिस स्टेशन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन था क्या, या डी बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। मोंटेगो चेस फॉर्म प्रपोजल था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से था, सो ऑफकोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हो जाएगा। काउंसिल एक्ट का क्या था, इंट्रोडक्टरी था, थोड़ा 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 थोड़ा। इंडियन काउंसिल एक्ट का बात वो था। जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात होती है तभी वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की तरफ जाता है। सो ऑटो मोड पे आपका दिमाग लिटरली प्रोसेस कर देगा, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पे मार्क कर देगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 क्लियरली डिफाइंड, ये मैं बोला ना फिर से पूछा, द सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन जुडिशियरी एंड लेजिस्लेचर, द jurisdiction of central and provisional government, the power of secretary of state for India and viceroy, and none of the above. This is already been covered. So the it talking about the jurisdiction transfer ये and then budgets वगैरह हमने देखा था, the jurisdiction of central and provisional government की बात होगी। तो 2012 में पूछा था, ये अच्छा दो रिपीट हो गए ना, ठीक है। 2012 में भी पूछा था ये वापस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 2012 में पूछा। सो इंट्रोडक्शन ऑफ डायक इन एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट of the provinces, introduction of separate communal electorates for Muslims, devolution of legislative authorities by the center to the provinces. Select the correct answers using the code given below. A 1 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D 1 2 and 3 only. To repeat, we already know 1919 में तो communal electorates को expand किया गया था, ठीक है। तो 2 हट जाता है, द मोमेंट 2 हट जाता है तो ए और ए जो 1 है ये तो चिपक जाता है। तो हमें सिर्फ चेक करना है कि भाई 3 है, तो 3 तो एग्जैक्टली द डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस, जैसे हमने देखा कि जैसे बजट प्रोविंसेस को किया गया तो डिवॉल्व कर दिया ना उन्होंने। सो 3 आ जाता है। सो ओके, तो लेक्चर आई बिलीव काफ़ी अच्छा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमिंग अप विल बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो यू कैन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल अविनाश पॉलिटी इनसाइट, और लाइक कमिंग क्राउन रूल तो कंटिन्यू हो रहा ही है। डाउनलोड, यू कैन डाउनलोड कंप्लीट नोट्स ऑन माय टेलीग्राम चैनल AVINAASH पॉलिटी इनसाइट्स। सो वहाँ पे मैं नोट्स अपलोड करते रहता हूँ, पोस्ट बेस्ड MCQs डालते रहता हूँ, अपडेट्स वगैरह करते रहता हूँ। सो प्लीज़ कम एंड सपोर्ट, एंड आई बिलीव यू एंजॉय दिस लेक्चर। काफ़ी मज़ा आया लेक्चर में, कैमरा कमरा और ये सब काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते, छोटे छोटे लैंग्वेज में मज़ा आ जाता है ये सब पकड़ने में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।